नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पोटेशियम इम्बैलेंस। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में देखे होंगे और आपने पढ़े भी होंगे, और आगे जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को आपको जरूर देखना है। यहाँ पे मैं आपको इजी वे में सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट में ये भी बता दीजिए कि क्या आपको इसी प्रकार के टॉपिक्स चाहिए या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस एंड विथ रैशनल आपको समझना है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और फटाफट से इस पूरे टॉपिक को अच्छे से इजी वे में हम समझते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की, तो सबसे पहले अपने को तो ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम का रोल क्या होता है। नॉर्मल बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल कितना होता है। अगर पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाए, बॉडी में बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, तो पर्सन के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, और ये जो इम्बैलेंस हो रहा है वो किस कारणों से हो रहा है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कंप्लीट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोटेशियम का रोल क्या है। देखिए पोटेशियम इम्बैलेंस प्लेज ए वाइटल रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांजिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज एंड द फंक्शन ऑफ कार्डियक लंग्स मसल टिश्यू इन एसिड बेस बैलेंस। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम है उसका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, सेल मेटाबॉलिज्म में उसका मेन रोल होता है। साथ ही साथ नर्व इम्पल्सेस के ट्रांजिशन में इसका मेन रोल होता है। साथ ही साथ कार्डियक लंग्स एंड मसल टिश्यूज़ की जो फंक्शनिंग होती है उनमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रोल होता है एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने में भी। तो ये तो जो पोटेशियम है उसके जो रोल है वो हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। ये इजी आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, हालांकि ये इजी टॉपिक जरूर है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से जब पूछे जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है। नॉर्मल लेवल आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल लेवल होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि एक पेशेंट है जिसकी लैब वैल्यू आपने देखी है और उसमें जो पोटेशियम का लेवल है वो 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर आ रहा है। अब आपको ये पूछा जाएगा कि इस पेशेंट में कौन सी ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार से, मतलब आपको वैल्यू दी जाएगी और फिर आपको पूछा जाएगा कि इस पेशेंट में कौन सी जो ईसीजी वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप एज ए नर्स क्या मैनेजमेंट करेंगे। इस प्रकार के आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो नॉर्मल वैल्यू जब आपको याद होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब हम बात करते हैं हाइपर कैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया की, यानी कि पोटेशियम इम्बैलेंस अगर हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब हाइपरकैलेमिया, और अगर कम हो रहा है पोटेशियम का लेवल बॉडी में तो मतलब हाइपोकैलेमिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया किसको बोलेंगे, 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज़्यादा पोटेशियम का लेवल बॉडी में हो रहा है तो उस टाइम को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपो का मतलब हो गया कम, हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा, है ना। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। बहुत ही ईजी वे में आपको याद करना है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो अगर पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस। मसल्स क्रैम्प्स जो है वो पेशेंट में देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ मसल्स वीकनेस भी उस पर्सन में देखने को मिलेगी। यूरिन एबनॉर्मलिटीज भी पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। पर्सन या जो भी पेशेंट है वो आपको बताएगा कि यूरिन में इस प्रकार से जो भी चेंजेस है या फिर जो भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं वो आप लोगों को वो पर्सन बताएगा। मतलब कुछ ना कुछ यूरिन एबनॉर्मलिटीज भी उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो ये बनता है ईसीजी चेंजेस का। अभी मैंने आपको जो बताया कि आपको जो वैल्यू है वो दी जाएगी कि पोटेशियम की वैल्यू जो है 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अब आपको बताना है कि ईसीजी फाइंडिंग कौन सी देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ईसीजी चेंजेस क्या मिलेगा हाइपर कैलेमिया के अंदर, टैल पीक्ड टी वेव। देखिए सबसे पहले तो टर्म देखिए क्या है, हाइपर कैलेमिया, यानी क्या हो रहा है इसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला इन्होंने, टाल पीक्ड टी वेव, जो टी वेव है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्लैट पी वेव, पी वेव जो नॉर्मली होती है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। साथ ही साथ जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या हो जाएंगे, वाइडन हो जाएंगी। और जो पीआर इंटरवल होता है वो भी क्या हो जाएगा आपका, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नॉर्मली आपने ईसीजी इस प्रकार से देखी होगी, कुछ इस प्रकार से आपने ईसीजी देखी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है पी, यहाँ होता है क्यू आर एस, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर होता है आपका
टी, PQRST। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला इन्होंने, टी वेव जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कुछ नॉर्मली इस प्रकार से है तो ये थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, और जो पी वेव है वो कुछ इस प्रकार से है तो ये थोड़ा सा फ्लैट इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा और पी वेव जो है वो फ्लैट होगी, तो क्या होगा, जो पी और आर के बीच में जो इंटरवल होता है नॉर्मली, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसके नॉर्मली जो ईसीजी है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये यहाँ से समझ में आ गया कि जो टी वेव है वो बढ़ जाएगी, हाइपरकैलेमिया हो रहा है मतलब बढ़ रहा है पोटेशियम का लेवल, तो टी वेव बढ़ रही है, फ्लैट जो पी वेव है वो भी थोड़ी सी फ्लैट हो रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, पीआर इंटरवल है वो भी बढ़ रहा है, मतलब सारी चीज़ें क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है हाइपरकैलेमिया के अंदर। हाइपोकैलेमिया से एम्स नॉट सेट में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ईसीजी से, और आगे भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए और कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो पेशेंट में देखने को मिलेगा, साथ साथ रिफ्लेक्सेस, इंक्रीज डीटीआर, डीटीआर का मतलब है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। फिर से सुन लीजिए, डीटीआर का मतलब क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। जो डीटीआर है वो बढ़ जाएंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो हाइपरकैलेमिया में बढ़ जाएंगे, पोटेशियम बढ़ रहा है तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है तो कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी गिर जाएगा, हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाएगी। तो दोनों कंडीशंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हार्ट रेट एंड बीपी दोनों की दोनों क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आपको हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की कि किस वजह से हाइपरकैलेमिया हो सकता है, बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिकेशन पर्सन ले रहा हो जिसकी वजह से पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, यानी कि पोटेशियम जो है वो बच रहा है और सोडियम जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, यानी कि स्पाइरोलेक्टोन, कोई पर्सन है जो स्पाइरोलेक्टोन ले रहा है तो ये क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ये सोडियम को बाहर निकालती है और पोटेशियम को वहाँ पे बचा के रखती है। अब ये अगर पोटेशियम को बचा के रखेगी तो बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा और पेशेंट को कंडीशन अराइज होगी हाइपरकैलेमिया की। हाइपरकैलेमिया होगा तो कुछ ईसीजी चेंजेस, आपको चेंजेस जो भी है वो आपको नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्पाइरोलेक्टोन अगर पेशेंट ले रहा है, या फिर एससीई इनहिबिटर ले रहा है, या फिर एनसेड्स ले रहा है, तो इन तीनों की ये जो भी मेडिकेशन है अगर ये पेशेंट ले रहा है तो उनमें पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। ये रिस्क फैक्टर है, इनकी वजह से पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव पोटेशियम इंटेक, या फिर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पोटेशियम को इंटेक कर रहा है या फिर कंजप्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम युक्त जो भी डाइट्स है वो खा रहा है, तो वो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग आईवी सॉल्यूशन, जैसे ये इनटेक की बात हो रही है, मतलब किसी पर्सन को पोटेशियम कंटेनिंग आईवी सॉल्यूशन दिया जा रहा है या फिर एडमिनिस्टर किया जा रहा है, अगर उस जो भी पोटेशियम कंटेनिंग आप आईवी सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करें वो अगर आपने रैपिडली इन्फ्यूज़ कर दिया, आपने जल्दी से आपने क्या किया कि आप लेट थे या फिर आपको भी ऐसा लग रहा था कि इस पेशेंट को जल्दी से फ्री करना है, या फिर पेशेंट बोल रहा था कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना, इस प्रकार से पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये कितनी देर में लगेगी, तो आप बोलोगे कि 1 घंटा लगेगा इसको, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो आधे घंटे में ही जाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। अभी आपने तो बढ़ा दिया, यानी आपने ये बढ़ा दिया तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर रैपिडली इन्फ्यूजन हो रहा है पोटेशियम कंटेनिंग आईवी सॉल्यूशन तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, पोटेशियम बढ़ सकता है। किडनी डिजीज किसी पर्सन को हो रखी है ना, या फिर डायलिसिस नहीं हुआ है या फिर डायलिसिस हो रहा है तो डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, डायलिसिस हो रहा है या फिर किडनी डिजीज किसी पर्सन को हो रखी है तो पोटेशियम एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स। आगे देखिए एड्रेनल इनसफिशियंसी या फिर एडिसन डिजीज भी इसको बोल सकते हैं, टिश्यू डैमेज हुए हैं या फिर एसिडोसिस हुआ है या फिर हाइपर यूरिशेमिया हुआ है एंड हाइपर कैटाबोलिज्म हुआ है। तो इन सभी कंडीशंस ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से मतलब पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स अपने हो गए। अब अपन बात करते हैं कि पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि मॉनिटर EKG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है वो आपको मॉनिटर करते रहना है, ECG वगैरह जो है वो आपको चेक करते रहना है। नेक्स्ट डिसकंटिन्यू IV एंड पर ओरल पोटेशियम, अगर पेशेंट को IV पोटेशियम चल रहा है या फिर पर ओरली अगर पेशेंट पोटेशियम खा रहा है तो उसको क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है, स्टॉप करना है। नेक्स्ट है इनिशिएट ए पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, अगर पेशेंट पोटेशियम या फिर पोटेशियम रिलेटेड ज़्यादा अगर कोई भी डाइट ले रहा है
तो उस पोटेशियम डाइट को आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, बंद कर देना है। पोटेशियम एक्सक्रीटिंग डायूरेटिक जो है वो पेशेंट को देनी है, जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है वो आपको नहीं देनी है, ठीक है। अगर पेशेंट में हाइपरकैलेमिया है उसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक नहीं देनी है। नेक्स्ट, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर डायलिसिस, पेशेंट को डायलिसिस के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है अगर ज़्यादा हाइपरकैलेमिया हो रखा है तो। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन IV कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, अगर हाइपरकैलेमिया है तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे एंड IV सोडियम कार्बोनेट देंगे। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो आप क्या एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। आपने एक वर्ड आपने पढ़ा होगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। एक्लेम्सिया भी जब हम देते हैं और इसकी ओवरडोज हो जाती है तो हम एंटीडोट के रूप में यूज लेते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को IV देना है। नेक्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ साल्ट सब्सटीट्यूट्स और अदर पोटेशियम कंटेनिंग सब्सटेंसेज। साल्ट सब्सटीट्यूट्स जो भी होते हैं उनको अवॉइड करना है, साथ ही साथ जो भी पोटेशियम कंटेनिंग सब्सटेंसेज होते हैं उनको भी अवॉइड करना है। अब यहाँ पर ये हाइपरकैलेमिया की कंप्लीट बात होगी। अब अपन बात करते हैं हाइपोकैलेमिया की। तो ये दोनों ही टॉपिक जो अलग अलग है, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया, दोनों ही इन पॉइंट्स को अच्छे से आपको याद करना है। बात करते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब हो गया 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम अगर पोटेशियम लेवल लैब वैल्यू में किसी पर्सन की दिखाई दे रही है, मतलब उसको क्या हुआ, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल क्या हुआ है, गिरा है। अब अगर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। 3D वीक एंड इरेगुलर पल्स, पल्स किस प्रकार की होगी, 3D होगी, वीक होगी और इरेगुलर होगी। रेगुलरली जो आप पल्स नॉर्मल पर्सन में देखते हैं उस प्रकार की आपको पल्स इस पर्सन में आपको दिखाई नहीं देगी। 3D होगी, वीक होगी और इरेगुलर पल्सेस इस पर्सन में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। अगर पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है तो यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। सैलो रेस्पिरेशन जो है वो सैलो आपको उस पर्सन में देखने को मिलेगा। एंजाइटी, लिथार्जी, कन्फ्यूजन, कोमा, इस प्रकार की स्टेज जो भी साइन एंड सिम्टम्स वो आपको देखने को मिलेंगे। और अगर पर्सन में बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लेवल कम हो गया तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और आपको पता है कि पोटेशियम इम्बैलेंस अगर हो जाए, ज़्यादा अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। वो किस वजह से होती है वो भी अपन लोग अभी बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए पैरास्थेसियासिस, ये भी उस पर्सन में देखने को मिलेगा। हाइपोरिफ्लेक्सिया, जो भी रिफ्लेक्सेस बढ़ रहे थे हाइपरकैलेमिया में, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे कम हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो हाइपो एक्टिव वोवेल साउंड्स है, वोवेल साउंड्स जो नॉर्मली सुनाई देते हैं उतने एक्टिव वोवेल साउंड्स आपको सुनाई नहीं देंगे। ये किस प्रकार के हो जाएंगे, हाइपो एक्टिव, यानी कि पेशेंट को क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। अगर वोवेल साउंड्स बढ़ रहे हैं मतलब जो पेशेंट है उसको क्या होगा, डायरिया। और अगर कम हो रहे वोवेल साउंड्स यानी कि उसको क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन इस पेशेंट में देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार के साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं ECG चेंजेज, और यहाँ से हम स्नोशेट में पहले क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ECG चेंजेज की बात करते हैं तो जो ST डिप्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा ECG के अंदर। सैलो एंड इनवर्टेड टी वेव हाइपरकैलेमिया में बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको टी वेव या तो फ्लैट या सैलो होगी, थोड़ी सी आपको दिखाई देगी मामूली सी, या फिर ये इनवर्टेड बिल्कुल उल्टी टी वेव आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार की जो टी वेव है ये आपको हाइपोकैलेमिया की पेशेंट में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोमिनेंट यू वेव। पेशेंट के अगर आप ECG चेक करेंगे हाइपोकैलेमिया की पेशेंट की तो उसमें यू वेव, अभी मैंने आपको ये जो बताया है टी वेव जो है इन्वर्ट मिलेगी, तो ये एक यू टाइप आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से यू वेव जो है वो प्रोमिनेंट होगी, थोड़ी बहुत आपको दिखाई देगी कि यू जैसी जो है स्ट्रक्चर है वो आपको ECG में फाइंड आउट हो सकती है। प्रोमिनेंट यू वेव हाइपोकैलेमिया की पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी और ये एम्स नोटसेट 2020 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके रिस्क जो भी रिस्क फैक्टर्स है यानी कि हाइपोकैलेमिया पोटेशियम कम होने के कारण क्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक्यूट टोटल बॉडी पोटेशियम लॉस, हो सकता है कि पोटेशियम लॉस जो है बॉडी से हो जाए। एक्यूट की बात हो रही है यहाँ पे, क्रॉनिक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पोटेशियम लॉस हो जाए बॉडी से तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इनएडिक्वेट पोटेशियम इंटेक, और हो सकता है कि कोई पर्सन है वो पोटेशियम युक्त
जो भी डाइट है वो नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कोई पेशेंट है जैसे एनपीओ नील पर ओरल है या फिर फास्टिंग है, जो व्रत वगैरह रखते हैं, तो उनमें हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी जो पोटेशियम का मूवमेंट है वो ECF से ICF की तरफ हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो पोटेशियम का लेवल है बॉडी में कम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एल्कलोसिस एंड हाइपर इंसुलिनिज्म हुआ है या फिर एल्कलोसिस बॉडी में डेवलप हुआ है, तो उसकी वजह से भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है। आगे देखिए डाइल्यूशन ऑफ सीरम पोटेशियम का डाइल्यूशन हुआ है, जैसे कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है या फिर IV थेरेपी विथ पोटेशियम डेफिशिएंट सॉल्यूशन, यानी पेशेंट को IV थेरेपी चल रही है लेकिन उसमें पोटेशियम जो कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है पोटेशियम का लेवल बॉडी में कम हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से पोटेशियम का लेवल बॉडी में कम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे। जिस प्रकार से अपन ने हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट किया है, तो हाइपोकैलेमिया अगर पर्सन में हो जाए तो उसका भी तो मैनेजमेंट अपने को करना ही है। देखिए यहाँ पे ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट्स जो है वो पेशेंट को देने हैं, ये तो आपको पता भी है। लिक्विड पोटेशियम क्लोराइड है, ये भी उस पेशेंट को आपको देना है। पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक जो है वो आपको पेशेंट को एडमिनिस्टर करवानी है, ताकि जो पोटेशियम है वो स्पेयर हो सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए क्या बोला है, पोटेशियम इज नेवर एडमिनिस्ट्रेड बाय IV पुश IM एंड सबक्यूटेनियस रूट। पोटेशियम को कभी भी IV रूट से, IM रूट से और सबक्यूटेनियस रूट से नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए वो भी हम बताएंगे, और अगर आपने दे दिया तो क्या हो जाएगा वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम, IV पोटेशियम इज ऑलवेज डाइल्यूटेड एंड एडमिनिस्ट्रेड यूजिंग ए इन्फ्यूजन डिवाइस। आपने इन्फ्यूजन डिवाइस देखी होगी जिसमें एक सिरिंज लगा देते हैं और उस सिरिंज में मतलब आपने जो भी फ्लूइड भरा है, जो भी आपने मेडिसिन भरी है वो आपने इस सिरिंज में भर दी, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक प्लंजर होता है, ये ऑटोमेटिकली इसको प्रेस कर रहा होता है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो सेट करी जाती है कि इतने टाइम में इतने इतने ड्रॉप्स जो है जानी चाहिए, तो उस इन्फ्यूजन डिवाइस से पेशेंट को क्या दिया जाता है, पोटेशियम एडमिनिस्टर करवाया जाता है। IV IM सबक्यूटेनियस नहीं देना है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो आपको पोटेशियम IV IM सबक्यूटेनियस नहीं देना होता है, सिर्फ इसको इन्फ्यूजन डिवाइस से हम दे सकते हैं, और वो भी किसके बाद, डाइल्यूट करने के बाद। इसको डाइल्यूट करके ही लगाया जाता है, डायरेक्टली पोटेशियम को नहीं लगाया जाता है। इन्फ्यूजन डिवाइस से भी डायरेक्टली पोटेशियम नहीं लगाते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं पहले, इसके बाद इन्फ्यूजन डिवाइस से इसको एडमिनिस्टर करवाया जाता है। अब देखिए एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो यहाँ पे डेथ क्यों होती है उसका रीजन यहाँ पे ये हम आप लोगों को बता देते हैं। मतलब कार्डिक जो डिसरिथमिया है वो पेशेंट में हो सकता है अगर इम्बेलेंस हुआ है, यानी पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हो सकता है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डिक डिसरिथमिया। और कार्डिक डिसरिथमिया हो गया मतलब पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान जरूर रखना है। देखिए नोट में क्या लिखा है, पोटेशियम इम्बेलेंस कैन कॉज कार्डिक डिसरिथमियाज दैट कैन लाइफ थ्रेटनिंग। यानी कि जो पोटेशियम इम्बेलेंस है ये बढ़ता है तो भी दिक्कत है, ये कम होता है तो भी दिक्कत है। पोटेशियम का लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, बढ़ रहा है तो भी दिक्कत, कम हो रहा है तो भी दिक्कत, क्या होगी, कार्डिक डिसरिथमिया होगा। और कार्डिक डिसरिथमिया होते क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर आपने IM IV और सबक्यूटेनियस रूट से डायरेक्टली आपने पोटेशियम एडमिनिस्टर करवा दिया तो पेशेंट को कार्डिक डिसरिथमिया हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि पोटेशियम और जो सोडियम है वो हमेशा हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब पोटेशियम अगर बढ़ रहा है तो सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, और अगर सोडियम बढ़ रहा है तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब आप लोगों को समराइज करवा देते हैं कि मतलब कौन कौन से वो क्वेश्चंस है जो यहाँ से बनते हैं और इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि पोटेशियम इम्बेलेंस है तो इसकी वजह से कार्डिक डिसरिथमिया हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना ही रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ में जो मैंने लास्ट में आपको बताई, जो पोटेशियम है उसको कभी भी IV IM और सबक्यूटेनियस रूट से नहीं देते हैं, इसको हमेशा हमेशा इन्फ्यूजन डिवाइस से ही दिया जाता है और इसको डाइल्यूट करने के बाद ही हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे अपन ने बात की हाइपरकैलेमिया हुआ तो उसका मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं, IV सोडियम बाइकार्बोनेट हम पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी जो मैनेजमेंट है वो आप देख लेना और याद भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हमने अपने यहाँ पे बात की है कि इसमें ECG चेंजेस हाइपोकैलेमिया में क्या होंगे, प्रोमिनेंट U वेव दिखाई देगी, इन्वर्टेड T वेव, सैलो
टी वेव जो है वो देखने को मिलेगी, एस टी डिप्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं हाइपरकैलेमिया की, तो हाइपरकैलेमिया में टी वेव जो है वो बढ़ी हुई होगी, फ्लैट पी वेव होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइडन होगा और पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। तो ये तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स यहाँ से मतलब जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए हाइपरकैलेमिया बोलेंगे 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा अगर पोटेशियम का लेवल है बॉडी में तो उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, और हाइपोकैलेमिया बोलेंगे 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम पोटेशियम लेवल है तो उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू आपको ध्यान रखनी है और इसके पोटेशियम के रोल क्या है। और यहाँ पर जो ईसीजी चेंजेज है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेवल जो है पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू है वो तो आपको पता करनी है, मतलब आपको याद रखना है। साथ ही साथ पोटेशियम का लेवल आपको दिया जाता है जब भी आपकी एग्जाम्स होती है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहाँ पे आपको वैल्यू दी जाती है कि एक पेशेंट है जिसकी 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपकी मतलब लैब वैल्यूज पेशेंट की आपने देखी है। अब आपको ये बताना है कि इस पेशेंट में कौन सी ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर प्रोमिनेंट यू वेव एंड सेलो टी या फिर इन्वर्टेड टी वेव जो है, इस प्रकार के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। या फिर वैल्यू जो है वो 6.5 है, आप क्या मैनेजमेंट करेंगे, इस प्रकार के आपको सवाल पूछे जाएंगे। मतलब बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। आप अगर टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस चाहे कैसे भी आए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस कितना भी इजी आ जाए आप उसको गलत करके ही आएंगे। तो दोस्तों ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इस प्रकार के टॉपिक्स चाहिए या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस विथ रैशनल चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।